नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका शिवाना आईएएस अकेडमी चंबा में। आज हम दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे एंड ये टॉपिक्स हमारे पास क्या है। एक है एंटी करंट और दूसरा है लॉस, एंटी करंट लॉसेस और हिस्टैरिसीस करंट लॉसेस। इस तरह से बेसिकली ये दो टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं ट्रांसफॉर्मेटिव जो लॉसेस होते हैं उसके लिहाज से। लॉसेस की हम बात करें तो ट्रांसफॉर्मर में दो तरह के लॉसेस होते हैं। एक होता है फिक्स लॉस और एक होता है वेरिएबल लॉस। फिक्स लॉस एंड वेरिएबल लॉस। फिक्स लॉस का मतलब ये है कि लोड के चेंज करने से वो चेंज नहीं होता, वो फिक्स है। इसको हम बोलते हैं कॉपर लॉस, कोर लॉस और आयरन लॉस। हम इसको आयरन लॉस कहते हैं। और जो वेरिएबल लॉस है ये वो लॉस है, वेरिएबल शब्द से स्पेसिफाइड है कि वेरी होगा, चेंज होगा। और वेरिएबल लॉस वो लॉस है जो लोड के चेंज होने से चेंज होगा एंड दैट इज एक्चुअली कॉपर लॉस। ऑलराइट, आयरन लॉस को हम PI से रखेंगे और कॉपर लॉस को हम PCU से रखेंगे। आयरन लॉस एंड कॉपर लॉस, इसको हम कोर लॉस भी कहते हैं। हम इसको कोर लॉस भी कहते हैं क्योंकि जो लॉसेस हैं ये कोर में अकर करते हैं। और हम इसको वाइंडिंग लॉस भी कहते हैं क्योंकि ये ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में अकर करेंगे। तो ये थोड़ी सी बात हमने यहां से जानी है। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हम और एनालाइज करते हैं। हम लॉसेस को स्टडी क्यों करना चाहते हैं? हम लॉसेस को स्टडी इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन और ट्रांसफार्मर इज डिपेंडेंट अपॉन लॉसेस, क्योंकि ये होती है आउटपुट अपॉन इनपुट, राइट? जो एफिशिएंसी है। और आप जानते हैं कि जो इनपुट है दैट इज आउटपुट प्लस लॉसेस, ये बात है। एंड फर्दर जो एफिशिएंसी है वो आपके पास मैक्स कब होगी? वो मैक्स होती है जब आयरन लॉस एंड कॉपर लॉस हो जाए इक्वल। यूं कह लीजिए कि जब कॉपर लॉस बिकम्स इक्वल टू आयरन लॉस, जब कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर हो जाए। उल्टा मत कहिएगा आयरन लॉस कॉपर लॉस के जब बराबर हो जाए, ये नहीं, ऐसे नहीं बोलना, क्योंकि आयरन लॉस तो फिक्स होता है। चेंज क्या होता है? कॉपर लॉस। तो जब कॉपर लॉस चेंज होता होता आयरन लॉस के बराबर जब हो जाएगा तो उस समय मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी। कई लोग बोलेंगे जी मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या बात कर रहे हो? तो मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगी? जब इनपुट आउटपुट सेम होंगी 100%। तो 100% तो ये एक आइडियल ओपिनियन है कि भाई लॉस जीरो हो जाए। जब लॉस जीरो हो जाएंगे तो आउटपुट अपॉन आउटपुट कट हो जाएगा और 1 बन जाएगा। इसका ये पॉसिबल नहीं है। लॉस जीरो हो किसी मशीन के अंदर प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं। तो प्रैक्टिकली मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी हो सकती है हम उसकी बात करेंगे, और ये तब होगी जब कॉपर लॉस बिकम्स इक्वल टू आयरन लॉस। ये बात आप यहां से अंडरस्टैंड करिए। एंड अब मैं थोड़ी सी आपको और जानकारी यहां से दूंगा। एंटी करंट लॉस, हिस्टैरिसीस लॉसेस को हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले कुछ और बातें यहां से कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, और ये जेई और एई के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन में कर रहा हूं, शॉर्ट सी वीडियो बना रहा हूं, मगर जेई और एई के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ बातें इंपॉर्टेंट है यहां से। देखिए जो कॉपर लॉस है ना, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू पी कॉपर एट फुल लोड। इस फॉर्मूले को आप जितना जल्दी याद करेंगे उतना बेनिफिशियल है। जो पी कॉपर मैंने कॉपर लॉस इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू पी कॉपर एट फुल लोड। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपसे कहे कि फुल लोड
जो कॉपर लॉसेस हैं वो 1000 वॉट है, ऐसे कोई बोले कि फुल लोड कॉपर लॉसेस 1000 वॉट है, तो कॉपर लॉसेस हाफ लोड पे क्या होंगे, हाफ लोड पे कॉपर लॉस कितने होंगे, कैसे मालूम करेंगे? तो देखिए बहुत इजी है, ये x यहां पे जो है ना दैट इज लोड फ्रैक्शन कि लोड कितनी परसेंट है। अगर हाफ है तो इसको आप हाफ लिखेंगे x को, तो चूंकि यहां हाफ लोड कहा गया है तो हाफ लोड पे x की वैल्यू होगी 1/2। चलिए कॉपर लॉस एट हाफ लोड क्या होंगे, कॉपर लॉस एट हाफ में इसको लिखता हूं ऐसे, हाफ लोड विल बी इक्वल टू x दैट इज 1/2 का स्क्वायर इनटू फुल लोड कॉपर लॉसेस कितने थे 1000, ये हो गया जी 1/4 हो जाएगा इनटू दिस इज हाउ मच 250 वॉट। बताइए क्या मुश्किल है इसको करने में, फॉर्मूला सामने आसानी से निकाल सकते हो आप। कई लोग इसको इस तरीके से भी करते हैं कि भाई चूंकि कॉपर लॉसेस जो होते हैं वो होते हैं आई स्क्वायर इनटू आर लॉसेस, ये भी तरीका है। और उनका मानना ये है कि जो करंट होता है वो लोड के इक्वल प्रोपोर्शनल होता है, अगर लोड हाफ हुआ है तो करंट भी हाफ हो जाएगा। तो अब नए जो कॉपर लॉसेस होंगे जो भी हाफ लोड पे हैं, जो न्यू हैं, वो तो अब हाफ ऑफ द करंट पे होंगे, तो करंट को हाफ कर दीजिए, वही इसका फिर स्क्वायर तो है या फॉर्मूले के अंदर, और आर तो आप देखेंगे दिस इज बिकमिंग आई स्क्वायर इनटू आर अपॉन 4। तो आई स्क्वायर इनटू आर तो प्रीवियस था जब फुल लोड था, हाफ लोड पे ये 1/4 हो जाएंगे, ये एक असेसमेंट है। आपको जो ठीक लगता है वो ठीक लगता है वो करिए, इसको तो ये करिए, तो कॉपर लॉस आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब एटलीस्ट आपकी प्रिपरेशन इतनी हो गई इस 2 मिनट के अंदर कि कोई आपको कहे कि कॉपर लॉस जो है वो फुल लोड कॉपर लॉस सीखने हैं 1/4 या हाफ या 1/3 या कुछ भी पे कॉपर लॉस क्या होंगे, तो जो फ्रैक्शन ऑफ लोड होगा आप x की वैल्यू 1 डाल देंगे, अगर हाफ है तो x की वैल्यू 1/2 होगी, अगर लोड 1/3 कर दी जाएगा तो उसकी वैल्यू 1/3 डाल दी जाएगी। इस तरीके से ये चीजें होनी है। तो खैर अभी बात यहाँ से मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ और फिर हम कुछ और बातें इसके अंदर करने जा रहे हैं, फिर आते हैं कॉपर लॉसेस, एडी करंट लॉसेस और हिस्टैरिसीस पे। पहले हम इनको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए अब जो नेक्स्ट हमारे पास है कि आपने जान लिया कि जो पी कॉपर लॉस होता है दैट इज एक्स का स्क्वायर, एक्स मींस फ्रैक्शन ऑफ लोड का स्क्वायर इनटू पी कॉपर एट फुल लोड, ऐसा होता है। तो नाउ मैक्सिमम एफिशिएंसी कब अकर करती है, जब कॉपर लॉस इक्वल टू व्हाट, जब कॉपर लॉस इक्वल टू हो आयरन लॉस। ऑलराइट, जब कॉपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस बन जाए, सपोज कर लेते हैं कि मैक्सिमम मिल रही है हमें एफिशिएंसी, तो कॉपर लॉस बन जाएंगे इक्वल टू आयरन लॉस। तो फिर आयरन लॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉपर लॉस की जगह आयरन लॉस कर दीजिए आप यहाँ पे, इक्वल टू एक्स स्क्वायर इनटू पी कॉपर और ये फुल लोड, तो पी आई अपॉन पी कॉपर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, एक्स को आप हटाएंगे, एक्स के स्क्वायर को आप हटाएंगे यहाँ पे तो बन जाएगा रूट ऑफ पी आई अपॉन पी कॉपर इक्वल टू एक्स, एक्स मीन्स फ्रैक्शन ऑफ द लोड। तो कई बार आपको ऐसे भी आता है कि कौन से लोड पे मैक्सिमम मिलेगी एफिशिएंसी, आपको कॉपर लॉस दिए होंगे, आपको आयरन लॉस दिए होंगे, तो बड़ी आसानी से आप इनकी वैल्यू यहाँ पुट अप करके निकाल सकते हैं कि कौन सा लोड है वो जिस लोड के ऊपर मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। तो हमने ये मैक्सिमम एफिशिएंसी के ऊपर चीजें क्रिएट की हैं, सो पी आयरन अपॉन पी कॉपर का अंडर रूट, सही। तो आप इसको आसानी से यहां से निकाल सकते हैं। एक काम करते हैं, हम क्वेश्चंस भी लेंगे साथ साथ में, और पहले और जान लेते हैं डेप्थ के अंदर कि जो आयरन लॉसेस हैं
जो कि एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉसेस है उनकी बात कर लेते हैं, फिर वापस आते हैं इस मुद्दे पे क्वेश्चन के साथ। तो आइए देखते हैं इसमें। देखिए जो एडी करंट लॉस है, एडी करंट लॉस होता कैसे है बता देता हूं मैं। एडी करंट पे फोकस करते हैं। एडी करंट लॉस कैसे बनता है, तो देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारा कोड है, सिंपली कोर ले लेते हैं, इसके ऊपर होती हैं वाइंडिंग्स, इसके ऊपर होती हैं वाइंडिंग्स, यहां होता है पावर सोर्स और यहां होता है लोड। सही जी, अगर समझ आ रहा है और कहीं डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना आप लोग, और जहां जहां आपको डाउट होगी नेक्स्ट वीडियो फिर उसी पे ही बनेगी। और आप ये भी लिखो कि अगली वीडियो क्या बननी चाहिए। मैं एक सीरीज बनाऊंगा और पहली जो सीरीज होगी ये सिर्फ डाउटफुल टॉपिक्स की ही होगी। शॉर्ट वीडियोस होंगी, जैसे मशीन के अंदर हम जानते हैं कि बिगिनिंग से करना हो तो उसके 10 लेक्चर्स तो बेसिक ऑफ मशीन्स पे ही आएंगे। तो स्वाभाविक है कि हम रैंडमली वीडियो बना रहे हैं, तो जो जो टॉपिक आपको दिक्कत पैदा कर रहे हैं पहले हम उन्हीं को ही निपटाते हैं, उसके बाद एक पूरी कंप्लीट सब्जेक्टिव सीरीज बनेगी यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आपके जो भी डाउट हो, जहां भी आपको लगता है कि एनालॉग में है या मशीन में है या सर्किट थ्योरी में है या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में है, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप उन्हीं टॉपिक को सजेस्ट कीजिए एंड हम उसी के ऊपर ही वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। भाई देखिए, जब आप सप्लाई देते हैं तो करंट फ्लो करेगा ऐसे, चूंकि करंट फ्लो करता है फ्रॉम पॉजिटिव टू दी नेगेटिव, करंट की डायरेक्शन क्या हुई इस तरह से। अब जहां है करंट वहां क्या होगा, फ्लक्स। तो आपने राइट हैंड लेना है, जो करंट की डायरेक्शन है वाइंडिंग में वो इस तरह से यूं है, ऐसे है, इसको फोल्ड करिए एंड थंब विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ करंट, दैट इज फ्लक्स, दैट इज नॉर्थ पोल। ये थंब नॉर्थ पोल बताएगा और नॉर्थ पोल से फ्लक्स निकलता है। तो मैं इसको ऐसे रैप करूं यहां पे, तो नॉर्थ पोल कहां है नीचे को, सो ये हमारा नॉर्थ पोल यहां होगा, साउथ पोल यहां होगा, एज पर दिस सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेट तो आपने बनाया होगा। अब फ्लक्स की डायरेक्शन फिर ऐसी है, दैट इज यहां गए ऐसे 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 ऐसे, ये साइड खाली है। फिर यही फ्लक्स कट करता है, ये जो फ्लक्स है कट करता है वाइंडिंग को और यहाँ पे सेकेंडरी ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। इस तरह से प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में पावर ट्रांसफर करती है थ्रू द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑन 5 एम से मैक्सिमम फ्लक्स। नोट करते हैं। तो भाई ये सारा खेल है, इस तरह से ईएमएफ इंड्यूस हुई सेकेंडरी में एज पर दी फैराडे लॉ। हम इसमें डेप्थ में नहीं जाएंगे, हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर जो हमने बनाया होता है बेसिकली उसमें हमने कर रखी होती है लैमिनेशन, ऐसे पत्तियां डाली होती हैं, ऐसे लैमिनेट का रखा होता है, इस तरह से लैमिनेशन का रखी होती है, पत्तियां डाली होती हैं इस तरह से लैमिनेशन ट्रांसफार्मर की। तो जब करंट, जब फ्लक्स इस तरह से फ्लो कर रहा है कोर के अंदर, जब कोर में फ्लक्स फ्लो कर रहा है इस तरह से, एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लीजिए ये देखिए, ये फ्लक्स यहाँ सीधी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ना, यूं जा रहा है, यूं जा रहा है, यूं जा रहा है, यूं जा रहा है। तो सीधी डायरेक्शन में जब फ्लक्स फ्लो करता है तो उसके अराउंड रिंग्स में या लूप्स में फ्लो करता है करंट। जहां करंट है वहां फ्लक्स है, जहां फ्लक्स है वहां करंट है। ये थ्योरी को आप जान चाहिए। अगर करंट एक सीधी डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो उसके अराउंड बनते हैं लूप्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर फ्लक्स है सीधी डायरेक्शन के अंदर तो उसके अराउंड लूप बनते हैं करंट के, जो एडी करंट हम कहते हैं। यही लूप वाला करंट जो है वो एडी करंट होता है। एडी मींस एक लूप के अंदर फ्लो करने वाला करंट। अब देखिए आप यहां पे एडी एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर, एडी करंट वाला। देखिए कोर है और कोर के अंदर जो फ्लक्स है वो यूं फ्लो कर रहा है इसके अंदर, पर फ्लक्स अगर इस तरीके से फ्लो कर रहा है तो उसके चारों रिंग में क्या फ्लो करेगा, करंट। और इसी करंट से ट्रांसफार्मर में जो लॉस होता है दैट इज कॉल्ड एडी करंट लॉस। पानी में आप पत्थर मारते हैं तो पत्थर मारने पे, लेट मी इरेज इट ताकि बता सकूं प्रॉपर तरीके से, पत्थर मारने से, मान लो ये नदी है या डैम है, मैंने पत्थर मारा इसमें, तो पानी में क्या होता है, ऐसी तरंगें उठती है ना इस तरह से, उसको हम एडी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए
जो लूप में तरंगों में जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज कॉल्ड एडी करंट। अब कई लोग कहते हैं कि एडी करंट को रिमूव करना है तो भी क्या करना चाहिए, तो लैमिनेशन हम क्रिएट करते हैं इसके। देखिए ये होगा सिंपल एक पीस का कोर। अब ये मल्टीपल पीसेस का 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 प्लेटें रखी गई हैं, प्लेट्स, उनके बीच में क्या है, लैमिनेशन। हमने एक बड़ा पीस ना यूज करके 7 प्लेट्स ली और उनको आपस में ज्वाइन कर दिया, लैमिनेशन। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि जो करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर, देखिए यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पे, तो हमने इसका एरिया कम कर देना है। अगर बीच में इंसुलेशन लगी है, करंट आप जानते हैं फ्लो करता है इन दी करंट ओनली। अगर यहाँ पे इंसुलेशन लग गई है, मान लो अगर 50% इंसुलेशन है और 50% जो कंडक्टर है, तो हमने इफेक्टिव एरिया वो होता है जिस एरिया में करंट फ्लो कर रहा है, तो इफेक्टिव एरिया हमने 50% कम कर दिया। इफेक्टिव एरिया अगर 50% कम हो गया है तो मीन्स उसका प्रभाव तो पड़ेगा, क्योंकि अगर एरिया कम हो गया करंट के लिए फ्लो करने के लिए तो स्वाभाविक है लॉसेस भी कम हो जाएंगे। अंडरस्टैंड कीजिए, जो एडी करंट लॉस है इट इज इनवर्स, एडी करंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है कोर की रेजिस्टेंस, राइट, कोर की रेजिस्टेंस। अब जो कोर की रेजिस्टेंस है दैट इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन कोर का एरिया। अगर कोर का एरिया कम हो गया है तो कोर की रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। भाई आपने पत्तियां डाल दी हैं, बीच में डाल दिया आपने इंसुलेशन, तो स्वाभाविक है कुछ एरिया तो इंसुलेशन खा गई कोर के अंदर, साइज सेम है, और बीच में आपने पत्तियां फिर इंसुलेशन डाल दी है, लेयर पे इंसुलेशन। तो इस तरीके से आपने नेट एरिया, इफेक्टिव एरिया कम कर दिया। इस कारण जो कोर की रेजिस्टेंस है बढ़ जाएगी। कोर की रेजिस्टेंस बढ़ने से एडी करंट कम हो जाएंगे और एडी करंट लॉस भी इससे जो है वो कम हो जाएगा। दैट इज वेरी मच क्लियर। अब आपको कोई डाउट है इसके ऊपर फिर कमेंट करिए, और कमेंट सेक्शन के अंदर आपकी मैं और इलैबोरेटिव वे से थ्रू टेक्स्ट आंसर करूंगा। मगर नहीं है कोई दिक्कत तो फिर कमेंट करिए कि हमें समझ आ गया है। तो भाई ये सब चीजें इस तरह से हैं। अब अगला पॉइंट हमारे पास क्या है कि एडी करंट का फॉर्मूला क्या है। एडी करंट को मिनिमाइज करते हैं थ्रू इंसुलेशन, ये आप जान गए हैं। और एडी करंट का फॉर्मूला क्या है ये कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जो एडी करंट है पी एडी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी का स्क्वायर, ये है इसका फॉर्मूला। और एडी करंट की हम बात करें तो इसको हम थोड़ा और भी लिख सकते हैं इस तरीके से, जैसे जो वोल्टेज होती है इंड्यूस ट्रांसफार्मर में दैट इज 4.44 इंटू दैट इज एफ इंटू कोर का एरिया इंटू मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इंटू नंबर ऑफ टर्न्स। मतलब फ्रीक्वेंसी सेम है, टर्न सेम है, या सॉरी फ्रीक्वेंसी नहीं, एरिया सेम है और टर्न सेम है, तो वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी इंटू मैक्सिमम ऑफ फ्लक्स डेंसिटी। हम कुछ इस तरफ आना चाहते हैं, तो वोल्टेज प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी। बच्चों की यहाँ पे स्क्वायर है तो हम कर देंगे PE इक्वल टू F और BM होल स्क्वायर। PE इक्वल टू F और BM के पास वोल्टेज है, वोल्टेज का स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से। तो इसलिए हम कई बार ये भी कहते हैं कि जो आयरन लॉसेस होते हैं दे आर फिक्स लॉसेस। आयरन लॉसेस आर फिक्स लॉसेस। क्यों? क्योंकि वो वोल्टेज पे डिपेंड करते हैं और लोड के चेंज करने से तो सिर्फ करंट पे चेंज होता है, करंट चेंज होता है, वोल्टेज पे चेंज नहीं होता। तो वोल्टेज तो फिक्स रहती है, इसलिए अगर वोल्टेज फिक्स है तो आपके एडी करंट भी क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे। तो भाई ये बात है यहाँ से, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड आल्सो वोल्टेज लॉसेस। कई लोग ऐसे बोल देते हैं कि जो कॉपर लॉस होते हैं वो करंट पे डिपेंड करते हैं और जो आयरन लॉसेस हैं वो वोल्टेज पे डिपेंड करते हैं। कुछ हद तक वो सही है जरूर, इसलिए इसको हम कहते हैं फिक्स लॉसेस। पर हाँ वोल्टेज कम हो जाएगी तो लॉस कम हो जाएगा, वोल्टेज बढ़ेगी तो वो बढ़ जाएगा। यही हिसाब से पूछूं मैं कि वोल्टेज को डबल कर दिया जाए तो आयरन लॉसेस पे क्या चेंज पड़ेगा, तो आयरन लॉसेस भी विल कम 4 टाइम्स। क्योंकि अगर V को 2V कर देंगे, PE प्रोपोर्शनल टू 2V का स्क्वायर, तो आपके जो आयरन लॉस हैं, एडी करंट लॉस हैं, दे विल बिकम 4V स्क्वायर। प्रीवियस V स्क्वायर था, ये बन गया 4V स्क्वायर, मींस 4 टाइम्स दे हैव इंक्रीज्ड। दिस इज व्हाट इट इज।
कोई मुश्किल है, दिक्कत है तो बताएं आप कमेंट सेक्शन के अंदर, बहरहाल हम ये पूरी सीरीज क्रिएट करेंगे आपके डाउट्स की। तो पहले हमारी यूट्यूब चैनल पे इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो टॉपिक मिलेंगे आपको वो होंगे डाउटफुल डिफिकल्ट टॉपिक्स, जिसमें स्टूडेंट को ज़्यादातर समस्या रहती है। मैं मानता हूँ ऐसा कि जो मशीन है या पावर सिस्टम है उसमें चुनिंदा टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर और जिनमें स्टूडेंट को डाउट भी होती है, तो हम क्यों उनको पहले लें, फिर हम एक रिदम वाइज चैप्टर 1, चैप्टर 2 और ऐसे लेंगे फिर पूरा। तो वही तरह से अब हमने एडी करंट लॉस को डिस्कस कर लिया है, हिस्टैरिसीस लॉसेस को डिस्कस कर लेते हैं। हिस्टैरिसीस लॉसेस भी एडी करंट दैट इज आयरन लॉसेस का एक पार्ट है और ये किस कारण होते हैं जानते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि किस कारण होते हैं, हम इसको भी जान लेते हैं। और आइए कहाँ गया तो एडी करंट आ गया। ये हिस्टैरिसीस है, देखिए इसको कॉज देखिए। कोर के अंदर मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन। कोर होता है मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज। एक बात जान जाइए आप कि हमारे पास सपोज ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर के अंदर क्या फ्लो करता है, आप कहेंगे जी फ्लक्स फ्लो करता है। बिल्कुल सही बात है, ट्रांसफार्मर के अंदर जो है फ्लक्स फ्लो करता है और ट्रांसफार्मर का जो कोर है, सॉरी कोर की बात कर रहा हूं मैं, तो कोर के अंदर फ्लक्स फ्लो करता है और कोर का काम भी यही होता है। कोर का काम यही है कि फ्लक्स को फ्लो करवाना, फ्लक्स को अलाउ करना, ताकि एक इजी पाथ मिले उसको। जैसे करंट यहां से मूव करता है प्लस माइनस, करंट यहां आएगा तो इस तरह से यहां पैदा होगा फ्लक्स, यहां पे फ्लो करेगा फ्लक्स, तो फ्लक्स कोर के अंदर फ्लो कर, और जहां भी फ्लक्स है वहां पे करंट है, जहां करंट है वहां फ्लक्स है। तो पहली बात यहां पे आप मेनली फोकस करिए मैग्नेटाइजेशन करंट पे। ये वो करंट है जो कोर को मैग्नेटाइज करता है, कोर को मैग्नेटाइज करेगा। जैसे आप जानते हैं कि जब लोड नहीं है, मान लीजिए इसको हम ओपन कर देते हैं, लोड नहीं है तो यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर ही करंट फ्लो करता है, दैट इज कॉल्ड नो लोड करंट, विच इज अराउंड 2 to 5% ऑफ द फुल लोड करंट। ये 2 to 5% ऑफ फुल लोड करंट होता है। और जो ये नो लोड करंट है ये एक्चुअली होता है मैग्नेटाइजेशन करंट प्लस कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट, जिसको मैं IR बोल देता हूँ मान लीजिए। मगर ये सिर्फ अराउंड 5% होता है और 95% जो नो लोड करंट है वो कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेजॉरिटी ऑफ द नो लोड करंट इज मैग्नेटाइजेशन करंट। दिस इज द पॉइंट। अब हम थोड़ा यहां से आगे बढ़े तो हम कह रहे हैं कि कोर के अंदर जो है वो, कोर के अंदर फ्लक्स फ्लो कर रहा है। तो फ्लक्स फ्लो जो कर रहा है किस कारण कर रहा है, करंट के कारण कर रहा है। तो अगर मैं कहूं कि करंट तो AC है, बिल्कुल AC है, तो अगर जैसा करंट होगा वैसा ही क्या होने वाला है, फ्लक्स। ऑलराइट, तो देखिए आप, ये करंट है और ये फ्लक्स है। नाउ यहां जो फ्लक्स है पॉजिटिव, यहां फ्लक्स क्या है नेगेटिव। तो फ्लक्स पॉजिटिव नेगेटिव अपनी डायरेक्शन को चेंज करता रहेगा। सो मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइजेशन की बात अभी यहां आने वाली है। कोर मैग्नेटाइज, कोर डीमैग्नेटाइज। जैसे आपने मैग्नेटाइजिंग फोर्स यहां पे लिखा गया है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स विच मीन्स करंट, सिंपली नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो करंट को आप इंक्रीज करेंगे तो देखिए ये फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है इस तरह से इंक्रीज कर रहा है। बट एक समय के बाद करंट के इंक्रीज करने से फ्लक्स इंक्रीज नहीं होता, क्योंकि हर एक बॉडी की एक सैचुरेशन वैल्यू होती है। तो इसके बाद यहाँ पे सैचुरेशन आ जाएगी, लिखा ना यहाँ पे सैचुरेशन आ जाएगी, और करंट के बढ़ने से या मैग्नेटाइजेशन फोर्स के बढ़ने से फ्लक्स नहीं बढ़ेगा। बट हम अगर इसको यहाँ से पीछे लाना चाहें ना, पीछे मतलब कि हमने करंट को कम करना स्टार्ट कर दिया है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स को हमने कम करना स्टार्ट कर दिया है, तो अगर जो फ्लक्स हमारा है जो अगर करंट के ऊपर डिपेंड करता है, यूं कह लीजिए कि जो फ्लक्स डेंसिटी है अगर ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स पे डिपेंड करती है, तो इसके बढ़ने से अगर ये बढ़ती है तो इससे कम होने से कम भी होगी, बिल्कुल। तो इससे कम होने से कम होनी चाहिए।
जैसे हमने इसको कम करना एच को, तो ये बी भी कम होनी चाहिए थे, पर जिस रास्ते ये ऊपर आए थे ना, एच को बढ़ाने पे जब बी इंक्रीज की थी, जिस पाथ को इसने फॉलो किया उस पाथ को ये फॉलो नहीं करेगी। आपने एच को डिक्रीज किया तो बी डिक्रीज होगी, मगर इस तरह के रास्ते। अंडरस्टैंड करिए, ये वो पॉइंट है अगर आप देखें तो, जिसमें आपने एच को जीरो कर दिया पर बी जीरो नहीं हुई, मींस फ्लक्स डेंसिटी जीरो नहीं हुई। इसको हम रेजिडुअल फ्लक्स भी कहते हैं या डेंसिटी भी कहते हैं उसको। तो ये होती है रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी मींस कि आपने मैग्नेटाइजिंग फोर्स को जीरो कर दिया, उसके बावजूद भी आपकी जो फ्लक्स डेंसिटी है जीरो नहीं हुई। तो ये जीरो हो गया मगर ये जीरो नहीं हुई। तो लॉ ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को भी ये थोड़ा फॉलो नहीं करती इस तरह से। अब आपने अगर मान लो फ्लक्स डेंसिटी को जीरो करना है, तो आपको H को मींस मैग्नेटाइजिंग फोर्स को, यूं कह लीजिए जो करंट है उसको नेगेटिव करना पड़ेगा। और इस पॉइंट में जाके जब आप H को यहां ले जाते हैं तो B यहां जीरो हो गई, तो B जीरो हो गई यहां पे जाके। दैट्स कॉल्ड कोवर्सिविटी, मींस फोर्सिबली। कोर्स क्या होता है? फोर्स करना है किसी को, तो फोर्सिबली हमने B को जीरो कर दिया। उसका तो अगर और हम बढ़ाते जाएंगे नेगेटिव में मैग्नेटाइजिंग फोर्स को, तो ये इस तरह से बढ़ती जाएगी, मगर एक पॉइंट के बाद भी अगेन बी नेगेटिव में भी कर जाएगी सैचुरेशन के अंदर। फिर आप इसको हटाएंगे यहां से, मींस एच को घटाएंगे, तो एच को घटाने से बी फिर घटेगा और इस पाथ से आएगी। अगेन ये हम बात कर चुके हैं। तो ये जो चीज यहाँ हो रही है, इसका ऊपर आना फिर नीचे आना, इस तरह से जो फॉलो हो रहा है, इसको हम बोलते हैं हिस्टैरिसीस लूप। ये वाला जो लूप है, दिस लूप इज कॉल्ड हिस्टैरिसीस लूप। और ये लूप जितना कम होगा ना, उतना कम होगा हिस्टैरिसीस लॉस। तो जितना ये कम लूप बनेगा उतना कम होगा हिस्टैरिसीस करंट लॉस। ऑलराइट, और हिस्टैरिसीस जो करंट लॉस होते हैं, PH is actually proportional to F into BM power n, n is Steinmetz constant। तो उसकी वैल्यू डिपेंड करती है 1.2 से लेकर 2.5 तक जाती है वो, तो एग्जाम में दिया रखा होता है। अब कई लोग इसको यूं भी डाल देते हैं कि जो हिस्टैरिसीस लॉस होते हैं PH, वो जानते हैं कि जो वोल्टेज है वो होती है प्रोपोर्शनल टू F और BM, इसके प्रोपोर्शनल होती है। तो BM क्या होगी फिर? V अपॉन F के प्रोपोर्शनल। तो ऐसा करके F इंटू जो होती है V अपॉन F और पावर n। PH प्रोपोर्शनल टू, हम यहाँ ले आएंगे तो ये नीचे लेके जाओ इसको, तो V की पावर n, इसकी पावर n थी, इसकी पावर -1 होगी, तो F की पावर n -1 हो जाएगा। हम F को नीचे लेके आएंगे तो F की पावर -1 हो जाएगी, और F की पावर ऊपर n तो थी तो n -1 हो जाएगी इसकी पावर, F की पावर। तो इस तरह से दो तरीके की जानने के इसको। एक जो हिस्टैरिसीस लॉस का फॉर्मूला है उसमें इट इज प्रोपोर्शनल टू F और BM की पावर n, और दूसरे केस में ये V। अगर हम मान लीजिए आपको फ्लक्स डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के बारे में कहा गया तो आप इस फॉर्मूले को यूज करें। और आपको वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के बारे में कहा गया और BM को फिक्स रखा है तो आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। इफ BM इज फिक्स then use this formula. If voltage is fixed and frequency and BM is variable, then use this formula. It is your copy. ये चीज है। आप बताओ, ये जो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं, इट टेक्स सम 5 and 6 hour कंप्लीट लेक्चर, पर हम इसको शॉर्ट करेंगे ताकि सिर्फ डाउटफुल वे से ही हम करवाएं। इन्हें कि बिल्कुल हम बताएं कि फ्लक्स क्या चीज होती है, वो तो बिल्कुल 12th क्लास की स्टडी हो गई ना एक तरह से। पर हम कोशिश करेंगे कि 30 के आसपास के लेक्चर बने सिर्फ बेसिक्स के ऊपर, ताकि कोई पर्सन जो प्राइवेट जॉब में है और जिसने तैयारी की एग्जामिनेशन की JEE के लिए, AE के लिए, उसकी फीलिंग ये बन चुकी है कि भाई बहुत मुश्किल है, इनकी बेसिक ही ठीक नहीं है, तो बेसिक के ऊपर हम एक पैकेज बनाएंगे 30 लेक्चर का, एंड दैट विल बी पेड फॉर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज। बट वो हम ऐसा बनाएंगे ताकि किसी भी स्टूडेंट को अगर 10 साल के बाद भी प्रिपरेशन करना उसने स्टार्ट की है तो उसको दिक्कत ना हो अपने फंडामेंटल क्लियर करने में। तो इस तरह से हम चलेंगे इसमें। अब हम क्वेश्चन लेते हैं, मेरे ख्याल से JEE लेवल के क्वेश्चन लेते हैं, A के लेवल नहीं, JEE के लेवल के क्वेश्चन लेते हैं। मैं इसको मिटाता हूँ और आइए अब इस सेशन के अंदर हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं और आप भी अब रिस्पॉन्ड करना है इसके ऊपर। सो the full load copper losses and iron losses are 6400 watts and 5000 watt respectively. The copper loss and iron loss at half load will be respectively what?
ये बहुत आसान है। इसने यहाँ पे लोड की बात की है, ये लोड को चेंज करने वाला है। इसने कहा कि फुल लोड पे कॉपर लॉस, आयरन लॉस ये है, हाफ लोड पे क्या होंगे, ये कहा ना उसने, बहुत आसान है। आपको मैंने थोड़ी देर पहले ये बात कही है कि जो पी कॉपर लॉस है दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इनटू पी कॉपर एट, हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। और सो अब हमें मालूम करने हैं पी कॉपर एट हाफ लोड, तो एक्स की वैल्यू क्या डाल देंगे हम इसमें, हाफ। एक्स की फ्रैक्शन ऑफ लोड, जितना लोड की वैल्यू होगी उतना आपने यहाँ वैल्यू डालना है इसका। और फुल लोड कॉपर लॉस कितना है जी, फुल लोड कॉपर लॉस ये है 6400, तो 6400 कर दीजिए, तो पी कॉपर आपके पास हो जाएगा कि 1/4 इंटू 6400 600 वाट, तो 1600 वाट होंगे कॉपर लॉसेस एट हाफ लोड। और आयरन लॉस तो लोड से इफेक्ट नहीं होते हैं, मैंने पहले कहा है कि लोड के चेंज करने से कॉपर लॉस चेंज होते हैं, आयरन लॉस चेंज नहीं होते हैं। सो व्हाट इज राइट ऑप्शन, राइट ऑप्शन ये है कि कॉपर लॉस तो यही रहेंगे बट आयरन लॉस फिक्स होंगे, तो विच मीन 1600 एंड 5000, ये वाले ऑप्शन सही है, कोई मुश्किल ही नहीं है। बस आपने ये फॉर्मूला याद रखना था। ये वो जेई लेवल के लिए, उन बच्चों के लिए जिन्होंने खास तैयारी नहीं की है, तो उनको मैं बता रहा हूँ कि जो मैंने डिस्कस किया फॉर्मूला उसी से क्वेश्चन जैसे बन गया हमारे पास। चलिए अगले सवाल को लेते हैं। A 500 kVA 3-phase transformer has iron loss of 3300 watt and full load copper losses of 600 watt. The percentage load at which the transformer is expected to have maximum efficiency. कुछ भी नहीं है भी। अब मैंने कहा था थोड़ी देर पहले कि जो फ्रैक्शन ऑफ लोड जिसको हम x कहते हैं, ये होता है अंडर रूट ऑफ आयरन और पी कॉपर बने। आपको मालूम करना है कि कौन से लोड की वैल्यू के ऊपर मैक्सिमम मिलेगी एफिशिएंसी, तो आपने वो लोड की वैल्यू निकालने के लिए अंडर रूट पी आई, मैंने आयरन लॉसेस अपॉन कॉपर लॉस कर देना है। व्हाट इज आयरन लॉस इन दिस केस आयरन लॉस is 300. What is copper loss? 600. ये चीज है। तो आपने इसको काट दिया, ये बन गया आपके पास that is 1 upon ये बन गया right? 1 upon √2 आपके पास बन गया है। अब x आपके पास है 1 upon √2 अंडर रूट। ये दो फ्रैक्शन के अंदर आपने अगर परसेंटेज में देना हो तो परसेंटेज में क्या होगा, परसेंटेज में देना हो आपने तो इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/√2 इंटू 100 और तो 1/√2 की जो वैल्यू है वो 0.707 होती है 1/√2 की। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 70.7। तो 70.7% ऑफ द लोड पे आपको मिलेगी मैक्सिमम एफिशिएंसी, कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, जैसे 1/√2 ये भैया आपने रट रखना है इस चीज़ को कि 1/√2 क्या होती है, 1/√3 क्या होती है। तो ज़्यादातर एग्जाम में ऐसे ही पूछते हैं क्योंकि आपको जेई के अंदर कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। तो अगर आप 1/√2 की वैल्यू होती है 1.41 ऐसे से, तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो टाइम लेगा ना ये चीज़। आपको कुछ वैल्यू रटी होनी चाहिए पहले से बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। If P1 and P2 be the iron and copper losses of a transformer on full load, what is the ratio of P1 and P2 such that the maximum efficiency occur at 75% of the full load?
आपने P1 और P2 की रेशियो मालूम करनी है, कोई मुश्किल नहीं। मैक्सिमम एफिशिएंसी कब अगर करती है, जब लोड आपके पास ये जो लोड फ्रैक्शन ऑफ द लोड एक्स है, ये होता है P कॉपर अपॉन P आयरन अपॉन P कॉपर। इसने कहा कि P आयरन को आप P1 लेंगे, P कॉपर को आप जो है P2 लेंगे, तो मीन्स ये P1 अपॉन P2 कुछ नहीं, इसी फॉर्मूले के आसपास क्वेश्चन बनाया जा रहा है। तो क्या होगा, आप स्क्वेयरिंग करिए बोथ साइड्स तो ये कट जाएगा, तो एक्स इक्वल टू एक्चुअली P1 अपॉन P2, और ये x की वैल्यू जो यहाँ से आती है वो शो करता है कि किस लोड पे मैक्स एफिशिएंसी अकर करेगी। तो उसने कहा कि मैक्सिमम एफिशिएंसी अकर कर रही 75% पे, तो ये x की वैल्यू ऑलरेडी डिजाइन इस तरह से होती है कि इस वैल्यू पे मैक्स मिलती है एफिशिएंसी। तो हम डाल देते हैं इसकी वैल्यू यहाँ पे 75 है, तो पॉइंट ये परसेंटेज में है ना, तो हम फ्रैक्शन के अंदर 0.75 लेंगे, इसका हम स्क्वायर कर देंगे P1 अपॉन P2। आपने स्मार्टली अप्रोच करना है, ये नहीं इसको स्क्वायर कर दिया क्योंकि आपको रेशियो में चाहिए, फ्रैक्शन में A अपॉन B की रूप में आपको आंसर चाहिए इसमें। तो आपने यहाँ से हटाना 0.75 बटा के पास आएगा ये 100, तो 25 गुना 3, अब ये 4 के पास हो गया, तो 3/4 का हो गया स्क्वायर P1 और P2 की रेशियो, विच मीन 9/16। 9/16 आंसर इसका सही होगा यहाँ। तो कोई मुश्किल की बात तो नहीं लगती है, आसानी से आप कर सकते हो। ये कुछ 5-6 कैटेगरी के क्वेश्चन हैं जो इसी के आसपास बन रहे हैं। लोड ये हो फलना, मैंने देखा जेईई के अंदर पिछले 4-5 सालों के अंदर जो क्वेश्चंस आए हैं जिनका ताल्लुक लॉस, एफिशिएंसी, मैक्सिमम लोड फलना ऐसा है, वो कुछ इस तरह के क्वेश्चन बनते जा रहे हैं। तो अगला सवाल हम लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ फाइल करप्ट हैं बीच में हो रखी हुई, तो मैं चाहूंगा कि आपको मैं वो जो क्वेश्चन करप्टेड हो गए मैं उनको दोबारा से आपको एक बार दिखाऊं जरूर। अच्छा, कॉपर लॉसेस इज नेग्लिजिबल एट व्हाट? कॉपर लॉस कब होंगे नेग्लिजिबल? तो हाफ लोड पे, नो लोड पे, 1/4 पे, फुल लोड पे। भाई कॉपर लॉस होता क्या है, पहला भी जानिए, ये तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। होता है आइस करंट वार लॉस। जब लोड 0 तो करंट 0, करंट 0 पे ही कॉपर लॉस 0 होगा। ऑलराइट, तो नेग्लिजिबल मीन्स बहुत कम, बिल्कुल 0 कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि वाइंडिंग में अगर लोड नहीं भी है तब भी कुछ करंट दौड़ता रहता है। नो लोड करंट भी तो वाइंडिंग में फ्लो करता है, तो इसलिए जो है नेग्लिजिबल होगा, बहुत कम होगा उसके मुकाबले एट एक्चुअली नो लोड। ये आप समझिए यहाँ से। देखिए लोड जब आपके ट्रांसफार्मर पे नहीं भी है तब भी देखिए यहाँ आपके पास प्राइमरी वाइंडिंग होती है, यहाँ लोड मालूम नहीं भी है तब भी तो एक करंट फ्लो करेगा कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर, तो वहां तो कॉपर लॉस होगा ना। करंट अगर वाइंडिंग में दौड़ रहा है तो कॉपर लॉस होएगा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ फाइल अनसपोर्टेड है, खेद है इस बात के लिए। हम नेक्स्ट टाइम जो है पूरे क्वेश्चंस की लिस्ट लेके आएंगे, कोशिश करेंगे। सॉरी, चलिए ये थोड़ा सा हमने डिस्कस किया इसके अंदर। मैं पार्ट 2 के अंदर कोशिश करूंगा कि न्यूमेरिकल ही लूँ। जैसे पार्ट 1 था लॉसेस का, एडी करंट लॉस एंड हिस्टैरिसीस लॉसेस एंड कॉपर लॉसेस। अगले पार्ट के अंदर मैं कुछ और इसको एलैबोरेट करूंगा, कुछ ऐसे तथ्य, फैक्ट्स जो आपको पता होने चाहिए, प्लस कुछ क्वेश्चंस। मैंने ये पाया कि आयरन लॉसेस और कॉपर लॉसेस के चैप्टर से सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही आपको आते रहे हैं, तो मैं नेक्स्ट पार्ट 2 के अंदर वो चीज़ करवाऊंगा आपको। चलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे इस सेशन को, और कमेंट में ये भी करिए आपको कहाँ चीज़ें कम समझ आई हैं या आपका ओपिनियन क्या है इस बारे में। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप क्या चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो कैसी बने, किस टॉपिक पे बने, तो ही मैं फोकस्ड वे से जब भी मुझे टाइम मिलता है, सैटरडे है, संडे है, किसी दिन मिलता टाइम शाम के समय, तो मैं 20-20 मिनट की या 30-30 मिनट की वीडियो बनाया करूँगा, सिर्फ आपके डाउट वाले टॉपिक होंगे उसके ऊपर। ऐसा पॉइंट।